हेलो फ्रेंड, मैं धर्मचंद राठौर वर्टेक्स कैरियर पॉइंट परसवाड़ा से आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग का मेन कंसेप्ट। ठीक है, इस कंसेप्ट को यदि आप सोचेंगे या आप समझते हैं कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने में इजीली आप स्पीकिंग पे चले जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं ये वो स्टूडेंट जो कम से कम ज्यादा नहीं तो बुक जो है पुस्तक जो पढ़ ले, कम से कम वो 50 से 60%, 70% वो देख करके पढ़ना जानते हैं। क्योंकि यदि वो ये चीज नहीं कर पाते तो ऐसी स्थिति में मेरे जो लेक्चर्स होंगे वो उनके ज्यादा काम के नहीं है। ठीक है, और मेरे लेक्चर 2 प्रकार से चलेंगे। ये वो उन बच्चों के लिए ये लेक्चर है मेरा, ये उन बच्चों के लिए लेक्चर है जिन्होंने शुरू से इंग्लिश में अपने आप को बर्बाद कर चुका है। ठीक है, बहुत अच्छे से बेसिक नहीं जानता है। बहुत सारे छोटे छोटे गांवों के ऐसे बच्चे होंगे जो नाम के लिए तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश उन्हें नहीं बनती है। ठीक है, क्यों नहीं बनती है, उन्हें क्यों एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाया या उन्हें किसी सिखाया या नहीं सिखाया, मैं इन बातों पर जाना नहीं चाहूंगा। मैं एक शिक्षक हूं, मेरा उद्देश्य है कि किसी तरह से यथा ज्ञान यथाशक्ति बच्चों को ज्ञान देना, ना कि किसी और की बुराइयों को करना। ना मैं करूंगा और मेरे बच्चों आपसे भी ये उम्मीद करूंगा, आप दूसरों की बुराई करके या दूसरे को गिराकर के खुद उठना ये कभी मत करना। लाइफ में आप अपने आप को कितना बेहतर कर सकते हैं, आप कितना बढ़िया मेहनत कर सकते हैं, कितना बढ़िया लॉजिक लगा सकते हैं, कितना अच्छा ज्ञान ले सकते हैं, इस आधार पर अपने विकास पर ध्यान दें। तो मेरी ये बात हमेशा याद रखो, दूसरों की बुराइयों से बेहतर है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करें, हम अपने अंदर जो अच्छाइयां हैं, हम में जो टैलेंट है, हम गुरुओं के माध्यम से जो ले सकते हैं वो लें और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज मैं इस इंग्लिश सीरीज के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने जा रहा हूं और ये पार्ट हो सकता है कई बच्चों को ये बोर भी लगे, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि मैं उन बच्चों के लिए शुरुआत कर रहा हूं जो इंग्लिश के मामले में बहुत पुअर हैं, जिनको कई बार जब वो इंग्लिश पढ़ने की बात आती है तो बच्चा मुख्य रूप से क्या है, पहले डरा सहमाता रहता है। मैं नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि जब वो मेरे साथ रहे उसे ये लगना चाहिए कि राठौर सर के साथ रहकर बहुत मजा आएगा, आज कुछ नया होगा सर, आज कुछ नया करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ये चीज यदि उनके साथ आ जाए ना तो मुझे बहुत मजा आएगा। इसलिए उन बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश बहुत गर्त में चली गई है, वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अब यकीन मानो बच्चों आप लोग के साथ मैं हूं, अगर आप सभी मेरे साथ हैं तो आप यकीन मानो बहुत मजा आएगा। इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। ये वीडियोस मेरी स्टार्ट हुई है, मैं आपसे कोई झूठा वादा नहीं कर रहा हूं कि आप 1 महीने में या 2 महीने में कुछ कर लेंगे। नहीं बेटा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। आज मैं पूरा बेसिक से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, ये जो वीडियोस हैं वो बच्चों के लिए भी है, खासकर 5th क्लास से 5th से लेके या नीचे के बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये 5th से लेके 12th और कॉलेज तक के लिए भी है। मेरा फर्स्ट पार्ट ऐसा होगा और एक मेरा जो कॉम्पिटिशन, जब मेरे वीडियोज आएंगे ना, ये आपका क्या होगा, बेसिक पार्ट कहलाएगा। ये बेसिक कहलाएगा, इसका नाम बेसिक लिखा रहेगा वीडियोस में, लेकिन एक में एडवांस लिखा रहेगा। अब उस एडवांस में भी एडवांस ग्रामर रहेगी, तब आपको समझ आएगी। वहां पर मैं आपको ये मान करके पढ़ाऊंगा कि आप बहुत सारा इंग्लिश का जो ज्ञान रखते हैं, ठीक है ना, मतलब टेंस, वॉइस, नरेशन, ये सारी चीज आपको बनती है और फिर आप कहाँ धोखा खाते हैं। मैं ऐसे कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चंस को भी लेके आपके सामने आऊंगा, उसमें एडवांस लिखा रहेगा। ये बेसिक है और वो एडवांस लिखा रहेगा। ठीक है, उसमें भी 2 भाग, ग्रामर और एडवांस ग्रामर। यहाँ बेसिक है और फिर स्पोकन अलग होगा। स्पोकन के लिए आप एक बात समझ लें, आपको ये सारे सिस्टम को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलें हम अब, चूंकि पहला लेक्चर है, हमने काफी बातें कर ली हैं और आप मेरे साथ जुड़े हैं और मैं आपके साथ, क्यों ना अब सीधे सीधे हम अपने मुद्दे पे आते हैं। ठीक है,
आज मैं आपको बताना चाहूंगा एंड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश इन गुड वे। व्हाट इज मेन पॉइंट ऑफ दैट, यानी कि इंग्लिश एक अच्छी दिशा में सही तरीके से कैसे बोलें, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए। सो मेन फंडामेंटल पॉइंट इज दैट, main fundamental point is that here in front of you on green board, आपके सामने green board में है, हेलो, आप देखें, अब आपके पास देख रहे हैं कि इस ग्रीन बोर्ड में आपके सामने लिखा है SVO, that is the main syntax of affirmative sentences in English। इंग्लिश के जो साधारण वाक्य हो उनको बोलने के लिए, ठीक है, आपका ये मेन सिंटैक्स है, आपको समझना पड़ेगा। SVO हमेशा बच्चे ध्यान से मेरे साथ जुड़ जाएं। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ रहकर आप इंग्लिश सीख जाएंगे तो आप मेरे साथ जुड़ जाएं और देखें SVO, एज दैट मीन सब्जेक्ट, आप देख रहे हैं रेड कलर से लिखा हुआ सब्जेक्ट, V दैट मीन वर्ब, O दैट मीन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता, वर्ब क्या है, क्रिया, ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले क्या स्पष्ट करने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब विषय भी होता है, लेकिन हमारे लिए वो विषय यहाँ नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब होता है कौन, डूअर। डूअर का मतलब कर्ता, कर्ता यानी काम करने वाला, ठीक है, कार्य। अब काम करने वाला मजदूर भी होता है, प्यून भी, और बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ काम करने वाले का मतलब किसी गरीब मजदूर या इससे नहीं है। जैसे आज मैं हूं ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कौन पढ़ा रहा है आपको, बोलो कौन, मैं ना, तो मैं यहां इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हुआ। आप पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है, आप, तो आप क्या हो गए, यहां सब्जेक्ट है। यानी किसी भी वाक्य में किसी काम को करने के लिए, ठीक है, काम को करने के लिए कोई ना कोई होता है ना, कौन काम कर रहा है, ये इसका जो जवाब आएगा आपके पास में वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है बताएं, सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है। तो आपको पता है कि सब्जेक्ट की यदि बात आएगी यहाँ पे, तो सबसे पहले एनी नेम, एनी नेम। एनी नेम का मतलब, अब नेम का मतलब यानी कोई हम ही होंगे, मानव ही होगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लो मैं कूद रहा हूं, बंदर कूद रहा है, तो बंदर कूद रहा है, कूदने का काम कौन कर रहा है, बंदर कर रहा है ना, तो मंकी नहीं हो सकता था क्या, हो सकता था। कुत्ता भौंक रहा है, भौंक रहा है काम है उसके लिए, कौन कौन भौंक रहा है, कुत्ता, तो कुत्ता क्या हुआ वहां पे, क्या हुआ, कुत्ता सब्जेक्ट हो गया। अब एक बात यह है, एनी नेम, अब एनी नेम मत बोला, मैंने पर्सन नहीं लिखा है, एनी नेम, ठीक। अब वो चिड़िया है, बर्ड यानी कुत्ता है, डॉग, हाथी एलिफेंट, गर्ल लड़की, बॉय लड़का, मैन आदमी, वुमेन औरत, ऐसा सभी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस बात को समझना, एनी नेम, लेकिन इसमें दो बात है, उनकी संख्या एक या एक से अधिक है, क्योंकि यहाँ पे एक वचन, यदि आपके पास संख्या कितनी है, कोई एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे क्या हो गया बोलेंगे, सिंगुलर, इसको हम क्या कहेंगे, एक वचन। जैसे हम एक वचन में यदि हम कहें तो क्या होगा, अधिराज पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, अधिराज, एक आदमी, एक ही हुआ ना, तो सिंगुलर हुआ। अगर अब हम यहाँ दो नाम कह दें, दो नाम कह दें कि अमीशा और प्रगति पढ़ रही है, अमीशा और प्रगति पढ़ रही है, अब कितने हो गए यहाँ, अमीशा एक और प्रगति दो, कितने हो गए टोटल, दो हो गए। तो यहाँ जैसे संस्कृत में द्विवचन होता है, यहाँ पर इंग्लिश में सीधे बहुवचन होता है, ठीक है ना। देखो, मोर देन वन, मोर यानी कि ज्यादा, देन यानी से, मोर देन वन यानी एक से ज्यादा,
तो क्या कहलाएगा ये प्लूरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? प्लूरल कहलाएगा। प्लूरल का मतलब क्या होता है यहाँ पर? बहुवचन। आपको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चल रहा हूँ ताकि आप यदि हिंदी मीडियम से टर्न हुए हैं तो आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। ग्रामीण क्षेत्र में यदि इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं और आप बहुत अच्छे से नहीं जानते तो भी आप उसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है ना जी आपको? बहुत अच्छा। अब बात आती है कि ये जो सब्जेक्ट होगा, क्या सब्जेक्ट हमेशा कोई नाम ही हो सकता है? ऐसा नहीं। कई बार हमें बहुत अच्छे से जानते हैं कि नाम वाले स्थान पर, ठीक है, किसी का नाम यदि है उस नाम को भी हम एक नए शब्दों से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, वी कैन रिप्लेस आवर नाउन बाय एनी अदर वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे हम प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, यहां तक कि आपकी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, पहले ले लें। अब यहाँ बात आती है सब्जेक्ट की। तो यहाँ जो सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा था, मान लीजिए आप यहाँ पर ये हैं, ठीक है, अब ये आप हैं और ये आप इतने मोटे हैं, ठीक है, ये आप मोटे। अब यहां पर एक सेंटेंस बना रहा हूं, ये सवाल बात है, लॉन्ग लॉन्ग हेयर दैट मीन्स द गर्ल। ओके, तो ये मान लो कि इसका नाम रख देता हूं मैं सीमा इज ईटिंग। सीमा इज ईटिंग मतलब सीमा खा रही है। अब कल्पना करो मैं दूर खड़ा हो जाऊंगा, बोलूं कि सीमा को वह खा रही है, तो ऐसी स्थिति में इसके स्थान पे क्या आ जाता है? बोले तो आप जरा, क्या आता है? शी। ये क्या है? प्रोनाउन है। इसको हिंदी में कहेंगे हम सर्वनाम। तो क्या इसको रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं? इससे कर सकते हैं ना रिप्लेस। तो हम क्या लिखें यहाँ पे? बोलिए तो जरा, शी इज ईटिंग। तो शी जो है ये आपके पास क्या है? ये आपके पास प्रोनाउन है। इसका मतलब ये है कि प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है? नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होता है। ठीक है, लेकिन यहां सोचने वाली एक बात है कि क्या हर नाउन यहां सब्जेक्ट होता है? क्या हर नाउन यहां सब्जेक्ट होता है? इस बात को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। या तो क्लियर है? नोट करना है, देखिए। ठीक है, अब मैं आपको, जानते हैं, आप सभी जानते हैं, अपने अपने घरों में है ना, आपकी मम्मियों के पास गहने होंगे ना, ज्वेलरी होगी। उस ज्वेलरी किससे बनी होती है? बताइए तो जरा। गोल्ड से बनी होती है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। गोल्ड इज प्रेशर। हम ऐसा लिखते हैं, गोल्ड इज कॉस्टली। यहां पे हमने लिखा गोल्ड इज कॉस्टली। ठीक है, आप सभी बच्चों ये आप समझ गए, जब आप देख रहे हैं कि जब सेंटेंस की बात आती है सबसे पहले नंबर पे कौन होता है? यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। तो आप बात समझे, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था, सीमा खा रही है, सीमा इज ईटिंग। तो जो सीमा था वो सब्जेक्ट था ना, पहले नंबर पे आया था।
बाद में उसको हटा के हमने शी किए तो वो भी क्या था, सब्जेक्ट था। अच्छा बताइए, सीमा कोई काम कर रही थी क्या वहां पे? काम कर रही थी। कौन सा कर रही थी? ईट, खाने का, है ना, यानी उसका काम कर रही थी। तो काम करने वाला क्या होगा, डूअर। वहां खाने का काम कौन कर रहा था? कौन? सीमा। तो सीमा क्या थी वहां? डूअर। उसके स्थान पे अगर मैंने शी भी यूज किया तो वो भी क्या है, डूअर। ठीक है। अब एक बात को समझना है यहाँ पे, गोल्ड इज कॉस्टली। अब मुझे आप बताएं कि यहां कौन डूअर है और क्या हो रहा है? हु इज डूअर एंड विच इज एक्शन? हु इज डूअर? हु इज डूअर का मतलब यहां कौन काम कर रहा है, हाँ, ये बताना आपको। और विच इज एक्शन? एक्शन मतलब कौन सा कार्य हो रहा है, कौन सा कार्य। पहली बात तो यहां कौन सा कार्य, और डूअर मतलब कौन कर रहा है। इस वाक्य में आप बताएं कौन कर रहा है। तो बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो भी इनिशियल स्टेज पे है, प्रारंभिक दौर पे हैं, तो उन्हें क्या लग रहा होगा, सर ये जो शुरू में लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। पर एक बात समझना है कि क्या सही में सब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट नहीं है तो क्यों नहीं, और है तो कैसे है। अच्छा एक बात बताओ, सब्जेक्ट कौन होता था, डूअर होता था, यानी काम करने वाला क्या होता था, सब्जेक्ट होता था। ठीक है। अब बताओ, इसको हिंदी कहते हैं, गोल्ड इज कॉस्टली, यानी गोल्ड जो है वो क्या है, गोल्ड एक धातु है ना, गोल्ड यानी सोना, आप जानते हैं वो महंगा है ना, इज कॉस्टली, यानी सोना बहुत, सोना महंगा है। अब यदि सोना महंगा है तो क्या करोगे आप इसके लिए? अब यदि चाहते तो यहां पे आफ्टर और बढ़ा दो उसको, वेरी कॉस्टली, गोल्ड इज वेरी कॉस्टली, सोना बहुत महंगा है। अच्छा तो यहां सब्जेक्ट, इसके द्वारा कौन सा एक कार्य हो रहा है, कार्य, इसके द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि कोई काम ही नहीं हो रहा है, हम बता बस रहे हैं। जैसे देखो, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं वर्क हो रहा है, मम्मी खाना बना रही है, ठीक है। लेकिन बात आती है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्शन है ही नहीं, और जब एक्शन नहीं है तो डूअर कहां से होगा, नहीं होगा। इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि सब्जेक्ट हमेशा डूअर होगा। हम पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट ऑलवेज डूअर होगा, ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट हमेशा डूअर नहीं होता है। ऐसे वाक्य जिनमें डूअर नहीं है पर तब भी आपको सब्जेक्ट का स्थान देना पड़ेगा। आप बहुत सारे ऐसे वाक्य पढ़ेंगे जहां डूअर नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश के स्ट्रक्चर को नहीं भुला सकते हैं, आपको सब्जेक्ट बताना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट बताना पड़ेगा, नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, आपको फॉर्मेशन करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। अब कैसे फॉर्मेट होंगे, कैसे बनेंगे ये चीज, और इसकी जो सारी व्याख्या है ये हम करते रहेंगे। और आपको बस हल्का सा बता दूं, खासकर वो बच्चे जिन्होंने इससे पहले मुझसे पढ़ चुका है वो इस बात को समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट की पूर्ति कहाँ से होती है। जब कोई वाक्य ऐसा हो जहां सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट को तो स्थान देना पड़ेगा, चाहे सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। और उन सब्जेक्ट को बनाने हैं कि या तो हम देखते हैं कि वाक्य के आधार पर कहीं देयर का उपयोग होता है, कहीं इट का उपयोग होता है, कहीं दिस का होता है, कहीं दैट का उपयोग होता है, कि कहीं पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं जो नाउन की तरह काम करता है,
ये भी सब्जेक्ट हो सकता है। और टू के, इसे क्या कहते हैं, जेरेंड, और टू के साथ वर्ब का यदि फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ये भी सब्जेक्ट हो सकता है। इसे हम कहते हैं इंफिनिटी, ठीक है, नॉन फाइनाइट कहलाते हैं। और जब आप वर्ब वाले पार्ट को पढ़ेंगे तो उस वर्ब वाले पार्ट में एक एक बात बहुत बारीकी के साथ क्लियर हो जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स ने मुझे पुरानी क्लासों में अटेंड कर चुके हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए तो ये बहुत मामूली सी बात होगी, लेकिन मैंने आपसे कहा है मैं उन बच्चों का ध्यान रख रहा हूं जो अभी न्यू स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपकी जड़ बनाने की जो जिम्मेदारी ली है वो जिम्मेदारी के साथ मैं वही काम करूंगा। बहुत ओवर इंग्लिश यदि मैं यूज करूंगा इस बेसिक लेक्चर में तो उन बच्चों को मेरी क्लास काफी बोर लगेगी, वो पढ़ाई से हट जाएंगे। जबकि मेरा उद्देश्य है उन बच्चों को अपने साथ जोड़ना। बच्चों धैर्य बनाए रखो, मेरे हर वीडियोस को बहुत अच्छे से देखो, फिर मैं आपको एक सही जगह नहीं ले जा पाया तब आप कहना, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमारा योगदान होता है ओनली 10%, 90% जिम्मेदारी होती है बच्चे की। 90% जिम्मेदारी स्टूडेंट आपकी होती है, और यही 90% में कुछ योगदान 10% पेरेंट्स का भी होना बहुत जरूरी है। ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि जब इस प्रकार की क्लासें मिल रही हैं तो वो उन्हें निश्चित रूप से टाइम दे और वो वॉच भी करते रहे कि हमारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ठीक। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नंबर है 9713128358, इस व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी स्टूडेंट जुड़ सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ इस पर अपना मैसेज टाइप करके एक अपना मोबाइल नंबर भेज दें जिससे कि मैं उस ग्रुप में उसे जोड़ दूं, ठीक है। और इसके अलावा उम्र का कोई बंधन नहीं है, जिसे इंग्लिश सीखनी है वो किसी भी दौर का हो, वो कोई भी जुड़ सकता है, इससे कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक। किसी के पेरेंट्स भी उस ग्रुप में रह सकते हैं। आई हैव नो एनी ऑब्जेक्शन ऑफ दैट, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो इस तरह से सब्जेक्ट पे जो मेरी बात हो रही है, लास्ट क्लास में मैंने जो कहा है वो अभी उन बच्चों को थोड़ी कम समझ आएगी कि क्या तरह V1 और ING 2 के साथ फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। आप ये सोचें इस वीडियो को देखने के पहले अब बहुत जीरो पे थे ना, आज की डेट में थोड़ा बहुत कुछ तो समझ आया होगा आपको, बस धैर्य बनाए रखना है और आपको इस पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा, ठीक है। इस सिस्टम के अंतर्गत जो है आज आपने देखा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट डूअर हो भी सकता है और डूअर नहीं भी हो सकता, पर वो डूअर हो या डूअर ना हो, पर एक बात तो तय है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होना पड़ेगा, सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, यानी आप इस स्थान को आप नहीं छोड़ सकते हैं, उस स्थान को आप नहीं छोड़ सकते हैं। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट बनाते बनाते कुछ और बहुत से ऐसे वाक्य होंगे जहां सब्जेक्ट नहीं है, वहां सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। पहले आप आज की इस बात को समझ पाए हैं मेरी, यदि समझ पाए हैं तो यहीं पर इसी के जस्ट बाद मैं आपको सब्जेक्ट का ही एक वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, और सब्जेक्ट का ही डिटेल देख रहा हूं, जब तक कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ लें। और ध्यान रहे मेरे जो चैनल है आप उसको निश्चित रूप से सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें नहीं करें आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ही जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा सीधे वो आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। थैंक यू।